So hello everyone and welcome to the Ved Prep Biology Academy. Hopefully all of you are doing good. Yes, हमने जो लास्ट सेशन लिए है बेटा, लास्ट सेशन में हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर ली है अबाउट द फोटोसिंथेसिस. अगर हम सिर्फ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसमें हमने कंप्लीट कर लिया है फोटोसिंथेसिस. यस, फोटोसिंथेसिस में हमने देखो लाइट रिएक्शन एक तो पूरी हो गई है हमारी, और जिसने लाइट रिएक्शन नहीं देखी है बेटा उसके लिए डार्क रिएक्शन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा. अगर आपने लाइट रिएक्शन नहीं देखी है तो एक बार ट्राई करो, पहले वो भी देखो और उसके बाद हमने जो डार्क रिएक्शन करी है वो भी एक बार जरूर देखना. डार्क रिएक्शन में हमने लगभग बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी. क्या क्या डिस्कस किया था हमने लाइट डार्क रिएक्शन के बारे में? डार्क रिएक्शन में हमने C3 साइकिल को देखा था, C3 साइकिल, और फिर ये देखा था C2 साइकिल C3 से कैसे अलग है, क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टर्स इसमें देखने को मिल रहे थे. उसके अलावा हमने देखा C4 साइकिल. यस, इंपॉर्टेंट वन. ये सारी चीजें हमने आराम से पूरी डिटेल में डिस्कस कर ली थी, कौन सी ऑर्गेनिज्म में होती है, कहाँ होती है. उसके अलावा हमने देखा जब हमारी ये रिएक्शंस हो रही है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स यूज हो रहे हैं. लाइक इफ आई टॉक अबाउट C3 साइकिल, उसमें इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन था? यस, बिल्कुल सही सोचा है, रुबिस्को. सेम विद C2 कि यहाँ पे भी रुबिस्को होगा. बस डिफरेंस इतना है क्योंकि रुबिस्को के पास दोनों एक्टिविटी है, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज. तो जब CO2 ज्यादा होता है तो कार्बोक्सिलेज आ जाता है, और जब ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो ऑक्सीजनेज आ जाता है, और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी C2 साइकिल में हेल्प कर देती है. C4 साइकिल का इन सब से कोई रोल नहीं है एज सच. C4 साइकिल में जो एंजाइम यूज हो रहा है वो कौन है? वो है पेप्केज या फिर पेप कार्बोक्सिलेज. होपफुली इतने पॉइंट्स क्लियर थे. अच्छा, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे हम पुट अप करते हैं, और क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रुबिस्को एंड पेप्केज. इन दोनों में डिफरेंस है क्या? रुबिस्को और पेप्केज में डिफरेंस है क्या? क्या डिफरेंस कहते हो? देखो मैम, रुबिस्को के पास तो दो एक्टिविटीज हैं. यस, वी नो दैट. इसके पास दो एक्टिविटी है, एक कहती है कार्बोक्सिलेज और एक कहती है ऑक्सीजनेज, जैसा अभी मैंने पीछे बताया. ये पहला डिफरेंस. लेकिन पेप्केज कहता है मैं सिर्फ कार्बोक्सिलेज हूं, उसके नाम में सिर्फ कार्बोक्सिलेज आता है ना, तो ये सिर्फ कार्बोक्सिलेज है. फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया, पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस. दैट मीन्स रुबिस्को के ऊपर, रुबिस्को एंजाइम के ऊपर CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, CO2 की कंसंट्रेशन क्या है वो मैटर करेगा. रुबिस्को एंजाइम के ऊपर CO2 की कंसंट्रेशन मैटर करेगी कि CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है या फिर कम है. अगर ज्यादा हुआ तो वही कार्बोक्सिलेज आएगा और कम हुआ तो वही ऑक्सीजनेज आएगा. लेकिन ये पेप्केज कहता है चाहे तुम मुझे CO2 ज्यादा दे दो या फिर तुम मुझे CO2 कम दे दो, ये हमेशा क्या रहेगा? सिर्फ कार्बोक्सिलेज रहेगा. इसकी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. होपफुली पॉइंट क्लियर. और इस पे आ जाते हैं क्वेश्चंस. इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने को आ जाता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. बस ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि पेप्केज के ऊपर CO2 की कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो. वो मेन एक ही काम से मतलब लगातार अपना काम कर रही है. लेकिन रुबिस्को कहता है अगर तुम थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन बदल दोगे, मतलब बहुत कम अमाउंट में मुझे CO2 दोगे, तो मैं जो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कर रहा था वो मैं नहीं कर पाऊंगा. होपफुली पॉइंट क्लियर. चलो, अब इसी तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट था, जो इसके बारे में अब हम यहाँ पे ये यूज करेंगे, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड CO2 on C3 and C4 plants.
C3 और C4 प्लांट्स के ऊपर टेम्परेचर का और CO2 का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे मैं सबसे पहले बात करती हूँ अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि अगर आप C3 दोनों प्लांट्स के अंदर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो तो उन प्लांट्स में कुछ इफेक्ट पड़ेगा या फिर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलो देखो, एक तरफ हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फोटोसिंथेटिक यील्ड, मतलब फोटोसिंथेसिस कितना हुआ है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट हमें कितना मिल रहा है, उसकी यील्ड कितनी है, कम फोटोसिंथेसिस हुआ है या ज्यादा हुआ है। दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, इस तरफ। इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ ना कुछ टेम्परेचर, जैसे ये 15 डिग्री है, ये 25 कर दिया, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 35 या 45 लिख लो, कुछ ऐसे। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या यहाँ पे C3 प्लांट और C4 प्लांट पे कुछ इफेक्ट पड़ा है। अब हम उसको देखते हैं। देखो, जो C4 प्लांट्स होते हैं ना, वो कहते हैं हम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारे ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट है ही नहीं। सो दीज आर C4 प्लांट्स। तो इसके लिए लिख भी लेना बच्चों कि इस पे नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इस पे इफेक्ट हुआ ही नहीं C4 प्लांट्स के ऊपर। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स कहते हैं जब टेम्परेचर कम रखोगे ना, कम, तो मैं हाई यील्ड दूंगा। देखो हाई, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैं यील्ड भी क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, डाउनवर्ड तरफ। किसके लिए आ रहा है ये आ रहा है C3 प्लांट्स के लिए। तो C3 प्लांट्स के अंदर हमने क्या जाना कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, उसके अंदर देखने को मिल रहा है कि उसके जो फोटोसिंथेसिस है वो कम हो रहे हैं। यहाँ लिख देती हूँ मैं, टेम्परेचर इंक्रीज, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, C3 प्लांट या फिर फोटोसिंथेसिस of C3 plants decreases। मैम C3 प्लांट्स के अंदर तो C3 साइकिल हो रही थी और C2 साइकिल हो रही थी, और दोनों ही साइकिल्स में याद करो एक ही एंजाइम यूज हुआ है, विच इज रुबिस्को। यहाँ पे सिर्फ एक ही एंजाइम यूज हुआ है, कौन था वो, रुबिस्को। और रुबिस्को एंजाइम, इसका मतलब क्या हुआ, रुबिस्को एंजाइम के ऊपर क्या हुआ है, इफेक्ट हुआ है टेम्परेचर का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रुबिस्को एंजाइम है ये वर्क अच्छे से करता है, इसका वर्क बढ़ जाता है जब आप टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखते हो। जब थोड़ा सा टेम्परेचर कम रखते हो तब इसका जो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे जाना इस वाले ग्राफ से। तो ग्राफ्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स पे लगातार क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसको थोड़ा समझना है। इसमें बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, ये चीज थोड़ी रखनी है। अगर हम बात करते हैं नेट में तो डायरेक्ट ग्राफ से आ जाते हैं, और वही बात करते हैं CUT वगैरह में, उसमें ये स्टेटमेंट बन के पूछ लेगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से क्या फोटोसिंथेसिस यील्ड इन C3 प्लांट्स कम हो रहा है या बढ़ रहा है, क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए वो कम होगा टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, इस वाले एक्सिस में देख रहे हो ना, 45 टेम्परेचर बढ़ा है तो यील्ड देखो बिल्कुल नीचे आ गई, टेम्परेचर बिल्कुल कम था तो यील्ड देखो सबसे ऊपर आ रही है। ये हमें यहाँ पे प्रेडिक्ट करना था, मतलब जानना था। होपफुली बात समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है, रुबिस्को की एक्टिविटी हम बोल रहे हैं कि भाई लो टेम्परेचर पे बढ़ी हुई है, क्यों बढ़ी हुई है। देखो रुबिस्को की बात करते हैं। रुबिस्को को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी चाहिए, क्यों चाहिए, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। उसे क्या चाहिए भाई, उसको चाहिए कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। ठीक है, और कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के लिए उसे CO2 की कंसंट्रेशन
ज्यादा चाहिए, जो अभी तक हम बोलते आ रहे हैं कि उसे CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा चाहिए, ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तो यस रुबिस्को को उसकी ज्यादा कंसेंट्रेशन चाहिए। और अगर हम बात करते हैं एट लो टेम्परेचर की, उस टेम्परेचर पे CO2 की कंसेंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहती है, उसकी कंसेंट्रेशन क्या रहेगी, ज्यादा अवेलेबल रहेगी जब लो टेम्परेचर है। तो अगर CO2 उस लो टेम्परेचर पे ज्यादा है तो इसकी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी काम करेगी तो रुबिस्को आराम से C3 साइकिल करवा पाएगा, और C3 साइकिल ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेटिक यील्ड भी ज्यादा होने वाली है। Hopefully point clear. This is for effect of temperature. अब हम ऐसे ही बात करते हैं बेटा effect of CO2. Effect of CO2, ठीक है, इसका क्या इफेक्ट है? इधर फिर से फोटोसिंथेटिक यील्ड और नीचे की तरफ CO2 की कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो। इधर है 100 ppm, इधर है 200 ppm, फिर ऐसे ही बढ़ के हो रही है 300 ppm। तो इधर CO2 बढ़ा रहे हो क्योंकि इफेक्ट ऑफ CO2 पढ़ रहे हैं। अगेन इस केस में देखो क्या आता है, जो C4 प्लांट है ना उसके अंदर फिर से कोई मॉडिफिकेशन नहीं आई, सेम टू सेम चल रहा है। मैम उसमें तो कहा आपने टेम्परेचर का इस पे इफेक्ट कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ कुछ, क्योंकि C4 प्लांट में अभी बताया मैंने पेपकेज प्रेजेंट है, एंड पेपकेज कहता है CO2 चाहे ज्यादा कर दो या CO2 आप लोग कम कर दो, मेरा फोटोसिंथेटिक यील्ड सेम रहेगा, मतलब मेरे ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि इसमें CO2 जैसे हमने पीछे कहा टेम्परेचर का तो इसमें इफेक्ट पड़ा ही नहीं, यहाँ आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि इफेक्ट पड़ा नहीं, लेकिन इसको फायदा किसकी वजह से हुआ है, सिंपली एक चीज की वजह से हुआ है, विच इज पेपकेज। और पेपकेज कह रहा है चाहे CO2 बढ़ा के दो चाहे थोड़ा सा कम करके दो, मुझ पे कोई इफेक्ट नहीं, अब मैं सेम चलूंगा, सेम यील्ड देने वाला हूँ, तो C4 का कोई भी ग्राफ चेंज नहीं होगा। बात करते हैं C3 की। अब C3 में जैसी पहले बात हुई थी भाई रुबिस्को वाली, वो कह रहा है कि मैं CO2 जब ज्यादा दोगे तब मैं C3 साइकिल करूंगा, ठीक है, जब ही मैं C3 साइकिल करूंगा क्योंकि तभी मेरी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी काम करेगी, और अगर मुझे CO2 कंसंट्रेशन कम करने लग जाओगे तो मेरी C2 साइकिल चलेगी जिसमें कोई भी C3 साइकिल नहीं होगी, उस टाइम पे मेरी ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी काम करेगी। क्या काम करेगी, ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी। तो अब इसका ग्राफ क्या होने वाला है इसको समझते हैं। क्या ग्राफ सेम रहेगा, नहीं, क्योंकि जब लो कंसंट्रेशन है CO2 की तो C3 साइकिल कम रहने वाली है, क्योंकि उस टाइम पे फोटोसिंथेटिक यील्ड कम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो आराम से इसकी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी काम करेगी जैसा हमने बोला, और ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये किसके लिए है, C3 प्लांट्स के लिए। होपफुली बात समझ आई होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बस याद रख के रखना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगेन मैं मार्क कर रही हूँ, ये बहुत जरूरी है, इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं और कैसे भी आए। अब हमें कॉन्सेप्ट पता है पेपकेज क्यों फायदेमंद है C4 के लिए और रुबिस्को का क्या इफेक्ट पड़ा है यहाँ पे C3 प्लांट्स के ऊपर। क्लियर, होपफुली पॉइंट्स आर क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट चीज पे आगे बढ़ते हैं अब हम। यस, देखो एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं कंपेंसेशन पॉइंट। कंपेंसेशन पॉइंट एक वर्ड है ये, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, कंपेंसेशन पॉइंट। क्या पॉइंट है ये, इसको समझते हैं। देखो ये कहता है जितना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा है,
रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जितनी रेट से हमारा न्यू खाना बन रहा है, फोटो का सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस, which is equals to rate of respiration, respiration के बराबर है, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन चल रही है। तो वो पॉइंट पूरे प्रोसेस में, वो पॉइंट जब फोटोसिंथेसिस जितना बन के आ रहा है, मतलब जितना खाना बन के आ रहा है, जैसे आप बोलो 4 रोटियां बन के आ रही है और उसे कंज्यूम करने वाला, उससे एनर्जी निकालने वाला भी 4 रोटियों को साथ साथ फीड कर रहा है, तो जितनी आई उतनी गई, जितनी आई उतनी गई। ये जो प्रोसेस चल रहा है बराबर का, उसे उस पॉइंट पे हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। जैसे आप बोल देते हो इक्विलिब्रियम चल रहा है, जितना आपका रिएक्टेंट एंटर कर रहा है, मतलब उसी रेट में प्रोडक्ट बनते जा रहा है, इक्विलिब्रियम, अभी कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ना रिएक्टेंट में कुछ चेंज, ना प्रोडक्ट में कुछ चेंज, जितना था सब बराबर हो गया, सब बराबर है ना। तो यहाँ पे क्या बराबर होता है, जितना खाना बन रहा है उतना ही कोई रेस्पिरेशन में, मतलब खुद ही प्लांट्स यूटिलाइज कर ले रहे हैं, जितना बना उतना यूटिलाइज किया। ये प्रोसेस क्या है आपका कंपेंसेशन पॉइंट, इसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि फ्रॉम C4 and C3 plants, which one attain compensation point early? पहले किसका कंपेंसेशन पॉइंट आता है, चाहे वो, मतलब आपको ये सोचना है कि वो C3 का आता है, C4 का आता है, किसका आता है, इन दोनों में से वो किसका आता है, सोचिए क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिए कि फ्रॉम द C4 एंड C3 प्लांट विच वन अटेन द कंपेंसेशन पॉइंट अर्ली। यस, डन। चलो फिर देखते हैं, देखो हम यहाँ पे टाइमिंग करते हैं, एक हम देख रहे हैं एक ही दिन में 6 AM की बात, फिर हम इसका टाइम बढ़ा देते हैं, हम बोल रहे हैं 8 AM की बात, फिर हम और टाइम बढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं 10 AM की बात, फिर हम और टाइम बढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं 12 PM की बात, क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम ही तो फोटोसिंथेसिस वाला हुआ। तो इस टाइम पे हम बोल रहे हैं, अलग अलग कलर ले लेते हैं, कि हमने बोला जो यहाँ पे रेस्पिरेशन चल रहा है वो ये चल रहा है, ये जो येलो कलर है ये रेस्पिरेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। रेस्पिरेशन किसका, चाहे C3 हो चाहे C4 हो, रेस्पिरेशन हमने इस लाइन से डिनोट किया, और ये हर जगह सेम ही रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा हो तो भी देख लेना, अदरवाइज वो सेम है, ठीक है। ये लगा के चलो ये सेम है, ये नहीं बदल रहा, रेस्पिरेशन सेम रेट से चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ C4 की फोटोसिंथेसिस की, ये है C4 का फोटोसिंथेसिस, ये कुछ ऐसे बढ़ रहा है, और वहीं इसके कंपैरिजन में मैं साइड में बात करती हूँ C3 का, तो वो थोड़ा ऐसे चल रहा है, मतलब इससे कंपैरिजन में कम चल रहा है। अगेन रीजन कुछ अलग नहीं है बेटा, वही रीजन है क्योंकि C4 के पास पैपकेज है, जो कहता है मुझे थोड़ी सी भी CO2 कहीं पे मिलेगी मैं फटाफट उसे ले लूंगा। वो ये नहीं देख रहा कि मुझे कम मिल रही है, वो ये देख रहा है अगर मिल रही है ना तो मैं उस कम को भी बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करने वाला हूँ। तो C4 के पास पैपकेज है, लेकिन C3 के पास ओनली रुबिस्को है, एंड रुबिस्को अपनी कंडीशन पहले ही बता चुका है, और कंडीशन क्या थी कि या तो CO2 ज्यादा दे दो तब काम करा लो, या फिर कम दोगे तो मेरा काम C2 पे शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे C3 थोड़ा सा डाउन ही चलता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ा प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस बढ़ गया, ठीक है। मैं कलर मैंने मेंशन कर दिए और C3 में भी पीछे ही चल रहा है। फिर उसके बाद देखा कि यहाँ पे देखो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दोनों क्या हो गए, पहले एक साथ, मतलब पूरे बराबर पे हो गए हैं, ठीक है। तो ये देखो C3, और यहाँ पे अब क्या आ गया है, कंपेंसेशन पॉइंट, कंपेंसेशन पॉइंट आ गया है। किसका आया है, C4 का, क्योंकि C4 उसके बराबर पहुंच गया है। नेक्स्ट C4 तो पहुंच ही गया था, कुछ टाइम बाद कौन पहुंच जाएगा,
C3 पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसका पहले कंपेंसेशन पॉइंट आता है। सो इन C4 प्लांट्स कंपेंसेशन पॉइंट कम्स अर्ली, वो पहले आ जाता है, कंपेंसेशन पॉइंट थोड़ा पहले आ जाता है। ठीक है, वो क्या होता है बच्चों, पहले आ जाता है। ये याद रखना है, नेट वगैरह में इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, सीवीटी में पूछा जा सकता है अबाउट द कंपेंसेशन पॉइंट। ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है किसका कंपेंसेशन पॉइंट पहले आता है, या ये पूछ सकते हैं व्हाट इज कंपेंसेशन पॉइंट। तो कंपेंसेशन पॉइंट क्या था, जब फोटोसिंथेसिस का रेट और उसके अपोजिट में रेस्पिरेशन का रेट दोनों बराबर हो जाए। देखो रेस्पिरेशन मतलब वही है जो हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये सारे जो प्रोसेस है वो सब इसमें आते हैं, जो इसमें आप क्रैब्स साइकिल, ETC एंड ऑल, वो सब इसके अंदर आते हैं। तो वही है वो रेस्पिरेशन। ठीक है, उन्हें रेस्पिरेशन ही हम यहाँ पे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था कुछ डिफरेंस फ्रॉम द C3 एंड C4 प्लांट्स। हमने इसके कल एग्जांपल्स भी देखे थे, कौन कौन से प्लांट्स इनसे रिस्पेक्ट, मतलब हम उनको बोल सकते हैं कि वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे जिन्हें आपको याद रखना है। फिर अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए बात करते हैं अबाउट द कैम साइकिल, क्योंकि हमने कल मेंशन करी थी हमें ये साइकिल भी पढ़नी है। एंड कैम साइकिल की फुल फॉर्म क्या कहती थी, याद करो, क्रेसुलेशन, एसिड, मेटाबॉलिज्म, कैम साइकिल। ठीक है, क्रेसुलेशन, एसिड, मेटाबॉलिज्म, ये इसकी फुल फॉर्म कहलाती है। कहां पे होती है, इन जीरोफिटिक प्लांट्स। जीरोफिटिक बोले तो जो कहां में रहते हैं बेटा, डेजर्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट, इनके पास स्पेशल टाइप के स्टोमेटा होते हैं। याद करो डेजर्ट में आप पढ़ते भी हैं कि यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के स्टोमेटा है, यस, sunken stomata. So they have special type of stomata, जिसका नाम क्या बताया अभी मैंने, sunken stomata। और यहाँ पे पता क्या होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई नेचर है, डेजर्ट है, वहाँ पे कोई बहुत ज्यादा इनको वाटर नहीं मिल रहा है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन रहती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, तो ये संकन स्टोमेटा क्या कहते हैं, ये ओपन होते हैं एट नाइट, रात को ओपन होते हैं, एंड क्लोज रहते हैं एट द टाइम डे। ठीक है, जब दिन होता है तो ये क्लोज रह जाते हैं, दिन के टाइम बंद, रात के टाइम ओपन। ये क्या है, ये पहचान है किसकी, संकन स्टोमेटा की। इसे हम इसीलिए क्योंकि ये रात को ओपन है, रात को एक्टिव है, एक्टिव भी बोल सकते हैं, काम करने लायक, एक्टिव एट नाइट, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्कोटो एक्टिव। ये टर्म बेटा हम आगे यूज भी करेंगे जब हम फाइटोक्रोम वगैरह पढ़ते हैं। स्कोटो एक्टिव का मतलब है, स्कोटो मतलब यहाँ पे नाइट को डिफाइन कर रहा है, डार्क टाइम को डिफाइन कर रहा है, डार्क अंधेरा उसको डिफाइन कर रहा है। स्कोटो एक्टिव जो थोड़ा अंधेरा सा होता है, अंधेरा का मतलब हमेशा ये नहीं है बिल्कुल नाइट वाला अंधेरा, अंधेरा मतलब ये हो जाती है, जैसे आप बोल सकते हैं जब जो सन है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है, वो छिप चुका है, उसके बाद का भी जो टाइम है थोड़ा उजाला रहता है, लेकिन दैट इज ऑल्सो डार्क, वो भी डार्क ही है। ठीक है, तो वो पूरा पार्ट हम क्या बोल रहे हैं बेटा, स्कोटो एक्टिव, ये क्योंकि रात को एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल की। जैसे ही मैंने बोला था ओपेंशिया, ठीक है, अकेशिया एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट, होती कहां पर है, क्या ये क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में हो रही है तो कहां हो रही है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन में हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है, कहां हो रही है, तो ये लिख लेते हैं अकर्स इन मीजोफिल्स। अभी हम देखेंगे कहां पे मीजोफिल सेल्स के भी कहां पर, कौन से रीजन में ये हो रही है, ये पॉइंट याद रखना है। चलो,
होपफुली ये पॉइंट क्लियर। ये कुछ हमने इम्पोर्टेंट स्पेशल कुछ पॉइंट इसके लिख लिए। आगे बढ़ जाते हैं, अब हम देखते हैं हुआ क्या है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है आपका मेसोफिल सेल। और मैं इसकी पार्टीशनिंग कर देती हूँ यहाँ पर। एक टाइम है जब हम बोल रहे हैं ये है नाइट टाइम, रात का टाइम, और ये है कौन सा टाइम, डे टाइम। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कह रहे हैं वैक्यूल, और प्लांट्स में सबको पता है वैक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज वैक्यूल। दैट मीन्स बाकी एरिया क्या है, साइटोसोम। ऊपर प्रेजेंट क्या है आपका, स्टोमेटा। और यहाँ पे दिन के टाइम तो बंद है तो मैंने ये क्लोज दिखा दिया, और यहाँ रात है तो रात के टाइम ये ओपन है। क्लियर। अब हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला स्टेप, स्टोमेटा क्यों ओपन है, ट्रांसपिरेशन के लिए। लेकिन हम क्या यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पढ़ रहे हैं, आंसर है नो। हम क्या पढ़ रहे हैं फिर, हम यहाँ पे CO2 की एंट्री पढ़ेंगे, CO2 का फिक्सेशन पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जैसे ही ओपन होगा अंदर कौन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अब एंटर किया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बाइकार्बोनेट में। जैसे हमने पीछे देखा था ना पहले कि ये कन्वर्ट होता है बाइकार्बोनेट, यस। और बाइकार्बोनेट में ही कन्वर्ट रहेगा या किसी के साथ अटैच होगा, सेम फोस्फोइनोल पायरुवेट, फोस्फोइनोल पायरुवेट इसके साथ जुड़ जाएगा। और दोनों जुड़ने के बाद सेम स्ट्रक्चर क्या था वो, ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फिर से वही, कितने कार्बन का कोन होता है बेटा, थोड़ा सा रिमेंबर रखना है। ऑक्सैलो एसीटेट इज 4 कार्बन स्ट्रक्चर, दिस इज 3 कार्बन एंड दिस इज 1 कार्बन, जो मिला के ऑक्सैलो एसीटेट बना। और ऑक्सैलो एसीटेट इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बना है। ठीक है, OA। ये OA ऐसे ही नहीं रहेगा, ये आगे जाके मैलेट में कन्वर्ट होगा, मैलेट। अरे ये तो मैम सेम ही चल रही है, यस लगभग सेम ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं C4 से। तो मैलेट, और मैलेट भी कितना था, 4 कार्बन। अब जब ये मैलेट आता है, ये यहाँ वैक्यूल में जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, किस में जाके स्टोर हो जाता है, मैलेट। पूरी रात खाने के लिए ऐसे ही यूज होता रहेगा, वहां स्टोर होता रहेगा, स्टोर होता रहेगा, स्टोर होता रहेगा। जब दिन वापस आएगा तो प्लांट कहेगा कि यार अब मैं स्टोमेटा तो ओपन कर नहीं सकता, तो क्या करे, जो अंदर स्टोर है उसी को यूटिलाइज करूं। तो यहाँ पे जो वो मैलेट था ये यहाँ से बाहर आएगा, मैलेट बाहर आएगा। अगेन लिखते रहना भाई कितने कार्बन का है, क्योंकि पता चल जाएगा ना वो वहीं से। तो ये यहाँ से बाहर आएगा, जैसे ही बाहर आएगा उसके बाद ये कन्वर्ट होगा बेटा किसमें, OAA में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। मतलब वहां की इधर वाले तरफ की बिल्कुल रिवर्स साइकिल बोल सकते हैं। OAA से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फोस्फोइनोल पायरुवेट में। अगेन फोस्फोइनोल पायरुवेट में, उसी में चला जाएगा। लेकिन मैम ये है 3 कार्बन और ये है 4 कार्बन। अगेन मतलब इसका क्या हुआ, यहाँ से क्या रिलीज हुआ है, CO2। एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड अब किसके अंदर जा रहा है, C3 साइकिल। किसके अंदर जाएगा, C3 साइकिल के अंदर जाएगा। होपफुली पॉइंट क्लियर हुए। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, पहले तो एक क्वेश्चन इससे ये बन के आ सकता है कि स्टोर कहाँ हो रहा है, स्टोरेशन ऑफ मैलेट
अकर्स इन, कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है बच्चों? क्या वो मीजोफिल में हो रहा है? हाँ मीजोफिल, लेकिन उसके अंदर भी कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में नहीं, गोल्जी बॉडीज नहीं, ईआर नहीं, इट्स वैक्यूल। कहाँ पर हो रहा है बच्चों? वैक्यूल में हो रहा है। और इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं कि स्टोर कहाँ पे होता है, क्योंकि सबको लगता है कि शायद ईआर में हो रहा होगा, चाहे हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि वही सब माइंड में चलता है, क्योंकि प्लांट की बात हो रही है। वैक्यूल को कोई नहीं सोचता, और वैक्यूल पे ऐसे क्वेश्चन बन के आए हुए हैं। तो वैक्यूल में स्टोर रहता है जब पूरी रात की बात करते हैं। फिर वही क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बन रहा है, विच इज OAA। मैम यहाँ पिछली बार तो हमने यहाँ पे ना पैप केस की बात करी थी, तो यहाँ पे भी वही है, यस इट इज पैप केस या फिर पैप कार्बोक्सिलेज, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो ये ऐसे आपको रिमेंबर रखना है। होपफुली पॉइंट्स आर क्लियर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मेरा आपसे अब एक क्वेश्चन है, हमने सारी साइकिल्स पढ़ ली हैं। चलो ये बताओ, हाउ many ATPs are produced, कितने ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं इन C4 प्लांट्स, C4 प्लांट्स के अंदर कितने ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं if we want to fix, कितने कार्बन, फिक्सेशन ऑफ 6 कार्बन या 6 CO2। हम 6 CO2 का फिक्सेशन करना चाहते हैं। मुझे आपको आंसर देना है फटाफट से कि कितने ATPs इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। साथ साथ बेटा कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहो कि कितने होते जा रहे हैं। सोचो और जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। यस, जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। यू हैव 1 minute ओनली। यस, इज इट डन? बढ़े आगे। चलिए देखते हैं आप लोगों का आंसर क्या आया है। मैच करना आपने सही किया है या नहीं किया। देखो जब हम बोल रहे हैं कितने एटीपी, पहले तो लिखते जाओ। हमसे पूछा गया है अबाउट द एटीपीज कि कितने एटीपी आ रहे हैं, किसमें? C4 प्लांट्स में। ये एक अच्छी पॉइंट लिखा है इन्होंने, C4 प्लांट्स। जब हम C4 प्लांट्स की बात करते हैं तो मेरे माइंड में सोचना है कि जब C4 प्लांट्स हैं तो इसमें कौन कौन सी साइकिल्स होती है। देखो साइकिल नहीं कहा इन्होंने, C4 साइकिल नहीं कहा है, C4 प्लांट्स। एंड C4 प्लांट्स कौन कौन सी साइकिल्स परफॉर्म करते हैं? एक तो वो C4 साइकिल परफॉर्म करते हैं, राइट, C4 तो करते ही हैं। उसके अलावा याद करो जो कार्बन गया था उसका C3 साइकिल भी तो करवाते हैं। दोनों ही होती है, कोई एक फिक्स। C4 इज नॉट फॉर फिक्सेशन। C4 प्लांट में C4 साइकिल इसलिए हो रही है ताकि वो पैप केस से उसको ले सके, इवन CO2 कम हो चाहे ना हो। तो C4 प्लांट में दोनों साइकिल्स हो रही हैं, हमने कल पढ़ा भी था पूरा डिटेल में। तो C4 प्लस C3।
अब आपको ये माइंड में रखते हुए आगे बढ़ना है। फिर ये क्वेश्चन बोला गया है कि 6 CO2 आ रहे हैं। जब हम 6 CO2 की बात करते हैं तो C3 साइकिल के अंदर कितने ATP यूटिलाइज हुए हैं बताओ। मैंने बताया हुआ था, जब हम अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, हमने क्या लिखा था, RUBP, यहाँ से 6 CO2 बोले गए हैं तो 6 लिख दिए, और उसी हिसाब से 6 RUBP आएंगे। तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 12 फोस्फो PGA, मतलब 12 PGA, 12 मोलिक्यूल ऑफ PGA बन गए थे, याद करो कार्बोक्सिलेशन स्टेप पे। फिर नेक्स्ट ये 12 दोबारा से 12 ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गए थे। सही बात है ना, यही चल रहा था। ये है आपका रिडक्शन वाला स्टेप, और रिडक्शन स्टेप पे ही ATPs और NADPH यूज हुए थे। और मैंने क्या बताया था, किस पे फोकस रखना है, इन पे। 12 है ना, तो 12 ATP और 12 NADPH। अब उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट स्टेप चला, ये यहाँ से वापस इसमें, एंड दिस स्टेप इज रीजनरेशन। इसी स्टेप को हमने क्या नाम दिया स्टूडेंट्स, रीजनरेशन स्टेप। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट, उसी के बाद यहाँ पे 6 कार्बन फिक्स हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सुक्रोज एंड ऑल। यहाँ रीजनरेशन स्टेप पे भी ATPs यूज हो रहे हैं, लेकिन कितने, जितने हमारे CO2 आ रहे थे, दैट इज 6। तो आपसे टोटल ATPs पूछे हैं ना C3 में, तो 6 और 12 कितने हुए, कितने हुए बच्चों, 18। तो यहाँ से पे तो 18 आए, प्लस C4। मैम C4 में कहाँ लिखे हुए थे, C4 में तो शायद आपने कुछ लिखा ही नहीं था, लेकिन लिखा था, याद करो। मैंने क्या बताया था कि वहां पे 1 ATP डायरेक्टली 1 मोलिक्यूल ऑफ AMP में कन्वर्ट हो गई है, एक ATP से डायरेक्ट 1 MP। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम क्या बोलते हैं, नियरली 2 ATPs यूज्ड हो गई। कितनी हो गई है, नियरली 2 ATPs। तो हम क्या लिखेंगे C4 साइकिल की तरफ से, 2 ATPs। कितनी, 2। लेकिन क्या मैम सिर्फ 2 आएगी या ज्यादा आएगी, ज्यादा इसीलिए आएगी क्योंकि ये 2 किसके लिए है, जब 1 CO2 आता है। हमें तो 6 CO2 पूछे हैं मैम, तो 6 into 2 which is 12। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 12। अब इसको ऐड कर दो, अब इसको ऐड कर दो, और आपका आंसर आपके सामने है, 30 ATPs यूटिलाइज। ओके सॉरी, यहाँ पे बेटा प्रोड्यूस नहीं होगा, यहाँ पे होगा यूटिलाइज। ठीक है, इस पे थोड़ा सा कर लेना एक बार चेंज, यूटिलाइज। ठीक है, यूटिलाइज। ठीक है, कितने यूटिलाइज हो रहे हैं इन द C4 प्लांट्स, अगर आपका फिक्सेशन करना है इतने का। सेम क्वेश्चन अब आपका, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कुछ ऐसा ही, हाउ मेनी ATP and NADPH are required, कितने रिक्वायर हो रहे हैं फॉर फिक्सेशन ऑफ 3 CO2 बाय कैम प्लांट्स। चलो हमारे पास ध्यान किस पे देना है, प्लांट कौन सा दिया है, कितने CO2 दिए हैं, और क्या क्या पूछा गया। ये चीज हमारी एम है इस पूरे क्वेश्चन में, जिसे हमें फाइंड आउट करना है। चलिए फिर से, यू हैव ओनली 1 मिनट, सोचिए और फटाफट से आंसर दीजिए, जल्दी से अब इसका आंसर दीजिए। Yes, is it done?
चलिए फिर देखते हैं। देखो यहाँ पे अब हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे हमसे क्या क्वेश्चन किया गया है बेटा, कैम साइकिल मतलब कैम प्लांट्स। कैम प्लांट्स में कौन कौन सी साइकिल होती है, सबसे पहली चीज आपको ये लिखनी है कि इसके अंदर एक कैम साइकिल तो होती है मैम, उसके साथ साथ C3 साइकिल भी परफॉर्म होती है। और ना आपको याद हो तो अभी अभी देखो हमने इससे पहले यही चीज देख के आए कि यहाँ पे देखो C3 भी हुई है और ये सब बाकी क्या है, ये सब बाकी क्या है, ये है कैम साइकिल। अच्छा इससे पहले बेटा एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, मिस हो गया है। वो क्या था कि जैसे ही मैलेट अंदर स्टोर होता है ना, इस पॉइंट पे यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होती है, एटीपी यूटिलाइज होती है, एटीपी यूटिलाइज होती है और कन्वर्ट होती है अगेन एएमपी में, विच इज नियरली इक्वल्स टू द बेटा 2 एटीपी मोलिक्यूल्स। तो एटीपी डायरेक्ट एएमपी में जब भी कन्वर्ट होगी वो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं नियरली 2 एटीपी मोलिक्यूल्स यूटिलाइज हुए। यहाँ पे ये जब स्टोर होती है ना वो तब यूटिलाइज हो रहे होते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस में बैक टू द क्वेश्चंस। तो मैम यहाँ पे 2 साइकिल हुई है, ठीक है। अब हमने लेकिन क्वेश्चन में क्या कर दिया, 3CO2। तो याद करो जब हमने कहा था 3CO2 आएंगे तो उसी टाइम पे 3 RUBP लेंगे, विच इज नियरली कितने कार्बन बना रहे हैं आपस में मिलके, 3 into 5 कार्बन 15 और यहाँ पे 3 कार्बन, ये कितने हो गए टोटल 18 कार्बन स्ट्रक्चर, 18 कार्बन स्ट्रक्चर बन गया। और प्रोडक्ट क्या दिया था 3 PGA, लेकिन PGA के कितने मॉलिक्यूल बना दिए थे, अब आप डिवाइड कर सकते हो 6, कितने मॉलिक्यूल 6 PGA। नेक्स्ट स्टेप में ये कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड फिर इसका रीजनरेशन, और इन्हीं स्टेप्स में यूटिलाइज होती हैं ATPs एंड इसी स्टेप पे यूटिलाइज होती है NADPH। जब रीजनरेशन होता है तो यहाँ पे वो 3 कार्बन जो है 3 कार्बन वो फिक्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और कहीं ATP यूटिलाइज यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन है कितनी कितनी, जब यहाँ आती है तो मैंने कहा था इस पे ध्यान दो, और जब यहाँ की बात आती है तो इस पे ध्यान देना। तो इस वाली तरफ से कितने ATP आ रहे हैं यहाँ लिख देते हैं, कितने ATP आए और कितने NADPH आए। NADPH is 6 and ATP is 9। फिनिश। अब कैम की बात करते हैं। कैम कहता है जब आप मुझे 1 CO2 दे रहे थे तो मैंने 2 ATP यूटिलाइज करे थे, और रीजन हमने देख लिया क्योंकि यहाँ पे वही 1 ATP डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है AMP में, which nearly means 2 ATPs, है ना। तो वहां पे 1 CO2 2 ATPs को यूटिलाइज कर रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 CO2 का पूछा है तो 3 into 2 6 ATPs। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ये दे रहा है, ये यूज कर रहा है 6 ATP, तो इन सबको प्लस कर दो, टोटल ATPs कितने हो जाएंगे 9 + 6 which is 15 एंड कितने NADPH 6। अब आपसे क्वेश्चन कितने भी कार्बन को घुमा घुमू के पूछे, आपको पता चल गया है कैम के साथ आएगा तो क्या है, आपसे सिर्फ कैम साइकिल पूछता तो आप ये आंसर दे रहे होते, आपसे कैम प्लांट पूछा है तो आप दोनों को प्लस करके आंसर दोगे। क्वेश्चन मतलब ये था, आपको इसमें समझना था कि यहाँ पे कितना यूज हो रहा है और कितना नहीं। होपफुली पॉइंट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्यों ना एक चार्ट बना लेते हैं जहां पे हम सारी चीजें एक साथ मेंशन करते हैं, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन C3 C4 साइकिल एंड कैम साइकिल, या प्लांट्स बोल सकते हो आप कि C3 प्लांट्स में क्या डिफरेंस है, C4 प्लांट्स एंड कैम प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहला हम किस बेसिस पे ले रहे हैं, क्रेन्स एनाटॉमी है या नहीं, किस में होती है किस में नहीं होती। याद करो भाई, जो C3 प्लांट्स थे उसके पास क्रेन्स एनाटॉमी नहीं थी, माइनस, तो C4 के पास तो थी, C कैम के पास अगेन नहीं थी, तो ये सिंपल ऐसे फिल कर दिया। अगला हम बोल सकते हैं डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ
CO2, कितने CO2 डिवाइड बाय कितने ATP वो यूज कर रहे हैं। अगर मैंने कहा C3 प्लांट्स में एक CO2 यूटिलाइज हुआ, उस केस पे कितने ATP उसने यूज करे बेटा? 3 ATP। C4 प्लांट्स के अंदर अगर 1 CO2 वो यूज कर रहा है फॉर फिक्सेशन, कितने ATP? क्योंकि हमें पता है C4 प्लांट में C4 साइकिल भी है एंड C3 साइकिल भी है, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। मतलब ये 3 तो कंफर्म आ रहे हैं ना C3 साइकिल वाले, फिर C4 के 2 तो हो गए हैं 5। सेम इधर कितना हो जाएगा? 1/5 ATP। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी तो कैम साइकिल भी हो रही है और C3 साइकिल भी हो रही है, इसीलिए। नेक्स्ट, थर्ड, इनिशियल CO2 एक्सेप्टर। स्टार्टिंग में CO2 को एक्सेप्ट करने वाला पर्सन कौन था? मतलब उसको एब्जॉर्ब करने वाला, उसको यूज करने वाला पर्सन कौन था? C3 साइकिल में याद करो RuBp, उसी के साथ तो CO2 जुड़ गया था ना, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? RuBp, जिसके साथ वो जुड़ा था। C4 साइकिल में किसके साथ जुड़ा था? बाइकार्बोनेट बना, और किसके साथ जुड़ा? ये याद रखना है, विच इज फोस्फोइनोल पायरुवेट। और यहाँ पे भी किसके साथ जुड़ा था? फोस्फोइनोल पायरुवेट। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल, पहला स्टेबल मॉलिक्यूल कौन था? क्वेश्चन ये है। तो मैंने बताया था ना, सब में आते हैं। इसमें कौन था? वही 1,3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब PGA याद रखना है स्पेशली आपको, फोस्फोग्लिसरिक एसिड या फोस्फोग्लिसरेट। C4 प्लांट्स के अंदर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसीटेट, यहाँ पे भी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या फिर ऑक्सैलो एसीटेट। नेक्स्ट, फिफ्थ, टेम्परेचर। कैसे टेम्परेचर पे ये बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं? अभी पीछे देखा था हमने जब ग्राफ बनाया था C3 प्लांट्स के लिए, ये देखिए C3 प्लांट्स कहता है जब थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर होगा मैं अच्छे से काम करूंगा, बाद में मैं थोड़ा सा कम हो जाता हूँ, तो वही चीज का टेम्परेचर हम यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, ये कितना टेम्परेचर लेता है? नियरली 15 से आप बोल सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। बढ़िया काम करेगा। C4 प्लांट्स कहता है मेरे को तो कितना ही दे दो, मैं बढ़िया काम करता हूँ, लेकिन याद करो ये ड्राई ट्रॉपिकल कंडीशन में रहते हैं, तो थोड़ा सा इतना टेम्परेचर वहां रहने वाला है। कैम, ये तो वही आराम से ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हो, इतने पे काम कर रहा होता है। नेक्स्ट, प्लांट रेस्पिरेशन। ठीक है, जब हम बात करते हैं C3 प्लांट्स की, तो यहाँ पे आपको रेस्पिरेशन बढ़िया तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन जब हम C4 की बात करते हैं ना, यहाँ पे नॉट इजीली डिटेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे इतनी इजीली आपको रेस्पिरेशन होती हुई दिखाई नहीं दे रही होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे CO2 एनरिच होता है, मतलब थोड़ा भी हो तो पैक्टियस उसको अपने आप प्रोवाइड करवा देता है, इसीलिए। जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आफ्टरनून के बाद थोड़ी डिटेक्ट होती है। ठीक है, उससे पहले ऐसा दिखाई नहीं दे रही होती। होपफुली पॉइंट क्लियर होंगे। ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट जो भी डिफरेंसेस थे ना, वो एक ही जगह पे लिख दिए। अब हमने वो क्या किया है, सब एक ही जगह पे लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखिए, अब एक ये हमारी फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हुई। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं। जैसे एक आ जाता है क्वेश्चन अबाउट द रेड ड्रॉप फिनोमेना। रेड ड्रॉप फिनोमेना ये क्या कहता है, इसको समझते थे। ये कहता
कहता है ग्राफ चल रहा है, ग्राफ चल रहा है, यहाँ पे आ रहा है फोटोसिंथेटिक यील्ड और यहाँ पे बात हो रही है लाइट की, कौन सी लाइट आप दे रहे हो, कौन सी लाइट आप दे रहे हो। तो देखा गया जब आप उसको लाइट दे रहे हो, मतलब कुछ ग्राफ ऐसे आया, पहले मैं बनाती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक, कुछ ऐसे, मतलब आप देख रहे हो ना, एक पॉइंट पे यील्ड ज्यादा है और एक पॉइंट पे यील्ड कम हो रही है, यील्ड कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमने ऐसा लाइट में चेंजेस करे कि ये सब हमें देखने को मिल रहा है? क्या कहा गया, यील्ड ज्यादा कब, मतलब कब देखने को मिल रही है? जब हम उसको 680 से 700 नैनोमीटर की लाइट को दे रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं? 680 टू 700 नैनोमीटर की लाइट को दे रहे हैं। और यील्ड बिल्कुल कम कब हो जाती है? जब हम उसको नियरली 700 या फिर कह सकते हो थोड़ी सी ग्रेटर देन 700 दे रहे हो तब। नियरली 700 मतलब जब बिल्कुल 700 दिए जा रहे हो ना, तो ये नीचे वाली जो पीक्स आ रही है ना, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि उस टाइम पे हमने उसको 700 नैनोमीटर की लाइट को दे दिया था। ठीक है, 700 से थोड़ी सी ज्यादा वाली लाइट को दे दिया था, मतलब 700 से हल्की सी ज्यादा, तो वैसे यील्ड डाउन हो जाती है। अब क्वेश्चन है ये क्यों है? अब नाम पढ़ो, रेड ड्रॉप फिनोमिना। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो किसने किया था बेटा? बाय एक्सपेरिमेंट बाय एमर्सन, साइंटिस्ट थे, इन्होंने किस पे किया था? अगेन आपकी एल्गी विच इज क्लोरेला, एमर्सन साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने किया था। किस पे किया था? क्लोरेला के ऊपर देखने को मिला था। तो इसे हम रेड ड्रॉप फिनोमिना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ये वाली रीजन है, ये रेड लाइट का रीजन है। ठीक है, रीजन ये भी रेड लाइट का ही है, लेकिन ये स्टार्टिंग वाली है, मतलब जब रेड रीजन आना शुरू हुआ है, लेकिन इसके बाद तो बिल्कुल रेड रीजन था और उस जैसे ही वो वाला रीजन आ रहा है बिल्कुल ड्रॉप होती जा रही है। तो वो जो 680 से 700 पे तो अच्छी लाइट, मतलब अच्छा खासा यील्ड आ रहा है, उसके बाद यील्ड डाउन हो रहा है। डाउन होना इज ड्रॉप, किसकी वजह से? रेड लाइट की वजह से। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेड ड्रॉप फिनोमिना। कहीं कहीं पे क्वेश्चन पता क्या आता है, पूछ लेंगे फार रेड लाइट की वजह से ड्रॉप हुआ है या फिर रेड लाइट की वजह से ड्रॉप हुआ है। अब बच्चे सोचते हैं कि रेड लाइट पे तो फोटोसिंथेसिस अच्छी होती है, क्योंकि रेड जो रीजन है, रेड रीजन, उस पे फोटोसिंथेसिस अच्छी हो रही है क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अच्छा आ रहा था। तो सोचते हैं कि नहीं नहीं ये फार रेड होगा इसका आंसर, बट इसका आंसर है बेटा रेड। हमेशा याद रखना, इट्स नथिंग अबाउट फार रेड। फार रेड से तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है आपको फार रेड चूज नहीं करना है, और इससे क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं, और उसमें ये ऑप्शन दिया होगा कि फार रेड है या फिर रेड है, तो आपका आंसर क्या होगा? सीधा रेड रीजन की जो रेड लाइट है ना यहाँ पे, उसकी प्रेजेंस में यील्ड डाउन हुई है, ना कि फार रेड की वजह से। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। होपफुली पॉइंट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एमर्सन ने ही, एमर्सन एनहेंसमेंट एक्सपेरिमेंट। देखो इसको समझो, क्या कहा गया इन्होंने कहा इफ दिस इज योर फोटो सिस्टम्स, फोटो सिस्टम वगैरह होते हैं ना, 1 2 एंड ऑल, ये आपके फोटो सिस्टम है, लगा के चलो, कोई भी हो सकता है, अभी हम बस समझ रहे हैं पॉइंट में। हम इन्होंने पहले क्या किया, इन्हें लाइट प्रोवाइड करी, जैसे इसको प्रोवाइड करी लाइट, किस रेंज की करी? 680 नैनोमीटर तक वाले की करी, इतने रीजन की करी। जैसे ही किया तो इसकी कुछ यील्ड आई होगी, फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कुछ यील्ड आई है विच इज एक्स अमाउंट में कुछ बन के आ रहा है। फिर इन्होंने इस वाले रीजन पे, इस वाले मतलब दूसरे फोटो सिस्टम को दिया, लेकिन इस बार 700 नैनोमीटर की कुछ दी, तो यील्ड तो यहाँ पे भी आएगी कुछ, इसको नाम दे दिया y की, कुछ अलग अमाउंट बन के आया है कुछ ही। फिर इन्होंने क्या किया,
जब इन्होंने अगला एक्सपेरिमेंट किया उसमें इन्होंने 680 नैनोमीटर वाली भी दी, प्लस में 700 नैनोमीटर वाली भी दे दी, मतलब दोनों का मिक्सचर दे दिया कि तुम भी जाओ और लो तुम भी जाओ ऐसे। अब उसके बाद यील्ड आई और देखने को क्या मिला, यहाँ पे जितनी एक्स आई थी और जितनी वाई उतनी मिला के आ रही है, कुछ ऐसे। जैसे मैं आपको बोलूं यहाँ पे बनकर आई है कितनी 10 अमाउंट में कुछ बन के आई, ये कह रही है यहाँ पे बन के आई है 20, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 10 प्लस 20 विच इज 30, तो अमाउंट कितना बन के आया भाई 30 बन के आया। दैट्स वाई दे नेम्ड इट एज एमर्सन, क्योंकि एमर्सन ने किया था, साइंटिस्ट थे। और एनहेंसमेंट हो गया ना, पहले जो इंडिविजुअली वो करके दिखा रहे थे वो उससे ज्यादा रिजल्ट लास्ट में मिला है। दैट्स व्हाई दे कॉल इट एज एमर्सन एनहेंसमेंट एक्सपेरिमेंट। तो ये था आपका पूरा फोटोसिंथेसिस, जिसमें आप लोग सारी चीजें, हमने अब लाइट रिएक्शन भी कंप्लीट कर ली है। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, वी हैव कंप्लीटेड द लाइट रिएक्शंस, जैसे सारी चीजें उसमें हमने कवर करी है, एवरी पार्ट एवरीथिंग। वैसे ही आज हमने अपना डार्क रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है। क्या कर लिया बच्चों? कंप्लीट कर लिया है। होपफुली पॉइंट्स क्लियर। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले तो उसको समझते हैं, ठीक है। और आप लोग सारे आंसर जैसे अभी हम कर रहे हैं, सारे आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं कि हाँ इसका आंसर आपके हिसाब से क्या लग रहा है। बिफोर मी आपको पहले आंसर देना है, मैं कुछ सेकंड्स का टाइम दूंगी, आप उसमें सोचना और आंसर देना। फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट, देखो कुछ स्टेटमेंट्स हैं किसके रिगार्डिंग, C2, C3, C4 एंड कैम। अब हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सारी रिएक्शंस। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं डी तक। नाउ यू हैव टू कंबाइन ऑल द स्टेटमेंट्स व्हिच आर करेक्ट पूछा गया। जल्दी से आंसर दो, जल्दी आंसर दो बेटा, जल्दी आंसर करो। क्या कहा गया है देखो, कह रहा है इन C3 साइकिल, जब C3 साइकिल, प्लांट नहीं लिखा है साइकिल, 1 मोलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट मतलब 3PGA का एक मोलिक्यूल जो फॉर्म्ड हो रहा है ग्लाइकोल कार्बोक्सिलेशन फेज में, वो यूटिलाइज हो रहा है फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ शुगर, फैटी एसिड एंड ऑल। ठीक है, ये पॉइंट अभी हम क्या बोलेंगे भाई, ठीक है रुक जाओ, लेट मी कंफर्म अबाउट दिस। कंफर्म नहीं है, हम गलत भी नहीं कहेंगे, बट रुक जाते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे डी स्टेटमेंट पढ़ो, छोटी है ना, टाइम बचाने के लिए छोटी स्टेटमेंट्स यू हैव टू रीड फर्स्ट। स्टोमेटा इन कैंप प्लांट्स ओपन एट नाइट, यस ये तो बिल्कुल हमने अभी पढ़ा था, तो डी स्टेटमेंट कंफर्म ठीक है हमारे लिए। क्या इधर है, तो ये ऑप्शन ही हट गया, क्या इधर है, ऑप्शन ही हटा, इधर है और इधर है। अब हमें पढ़ना है मतलब बी वाली को, कि जब C2 साइकिल चल रहा था तो जो ग्लाइसिन बना था, ग्लाइसिन, और याद करो CP में यहाँ पे बना था ग्लाइसिन, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है पेरोक्सीसोम टू माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। एंड ग्लिसरेट जो बनता है, ग्लिसरेट कहाँ बनता है बेटा, पेरोक्सीसोम में ही, वो पेरोक्सीसोम से क्लोरोप्लास्ट में आता है। बिल्कुल सही बात है, कुछ इसमें गलत था ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी वाला, बी एंड डी मतलब ये। इसका मतलब भाई ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हुआ था, गलत।
सी भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 की कंसंट्रेशन बंडल शीट, पहले थे मीजोफिल सेल, उसके अंदर था बंडल शीट सेल। याद करो कि जो CO2 की कंसंट्रेशन है इन द बंडल शीट सेल ऑफ C4 प्लांट वो बहुत कम होती है, सेवरल फोल्ड लोअर देन द बाहर के एनवायरनमेंट से कम होती है। अब देखो मैम कैसे पता कम होती है या नहीं होती है? बेटा बंडल शीट में ही तो C3 साइकिल हो रही थी, और C3 साइकिल कहता है मुझे मेरे लिए काम करता है रुबिस्को, और रुबिस्को की नीड क्या है? CO2 ज्यादा होना। और ये स्टेटमेंट कह रही है CO2 कम है, ये तो गलत हो गया। ऐसे कैसे हो गया? अगर कम है तो वहां पे C3 साइकिल कैसे हो रही है? वो तो तभी होती है ना जब CO2 ज्यादा होगा। दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ थी इस ऑप्शन में। होपफुली पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अब हम। यस क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ साथ आंसर फिर से कमेंट बॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेल्युलर ऑर्गेनेलिज, अच्छा ऑर्गेनेलिज की पूछी है। देखो जहां पे सेरीन CP में सेरीन कहाँ बना था? सिंथेसाइज ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेसिस, मतलब CO2 साइकिल। कहाँ बना? ये तो है ही नहीं, CP में से हो सकता है, और उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया। याद करो मैंने बताया था ना सेरीन कहाँ बनता है, किससे बना था? ग्लाइसिन से। क्या बना था? सेरीन। सही बात है ना? ये वाली रिएक्शन हमने बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे पढ़ ली थी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। फोटोकेमिकली जनरेटेड ATP, फोटोकेमिकली जनरेटेड ATP मतलब जो फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो फर्स्ट रिएक्शन है ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसकी बात करी जा रही है। उससे जो ATP बन रही है वो कंज्यूम हो रही है किस फेज ऑफ केल्विन बेंसन? केल्विन बेंसन मतलब C3 साइकिल। वो इन चारों में से किस फेज में यूज हो रही है? क्या वो कार्बोक्सिलेशन में यूज हो रही है? फर्स्ट स्टेप नहीं। रीजनरेशन यस, बट ओनली रीजनरेशन इज रॉन्ग। कार्बोक्सिलेशन गलत। रिडक्शन एंड रीजनरेशन यस इट इज ट्रू। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बेटा, और कुछ इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो आपको हेल्प करेंगे समझने में कि जो आप पढ़ के आए हैं क्या उसका आप कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, और आपको दिख रहा है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। सही बात है। चलिए एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं अबाउट ऑल दिस। ये देखो क्या पूछा जा रहा है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। पहले तो ना जो करेक्ट है इनकरेक्ट है क्या पूछा है, यू हैव टू मार्क दैट। करेक्ट पूछा है, ठीक है। लार्ज एंड द स्मॉल सब यूनिट ऑफ द रुबिस्को एंजाइम इन द रेड एंड द ब्राउन एल्गीन, कि रुबिस्को एंजाइम की जो सब यूनिट्स हैं वो यहाँ पे किसके अंदर कौन सी देखने को मिलती है। ठीक है, जब हम बात करते हैं, देखो ध्यान से देखना, हमने पढ़ा था रुबिस्को एंजाइम, हमने बोला था ये कितनी सब यूनिट से मिलके बना है? 16, जिसमें से 8 होती है लार्ज और 8 होती है स्मॉल। जो लार्ज होती है और जो स्मॉल होती है, क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रही है? हमने पढ़ा था 8 आ रही, मतलब 8 जो बड़ी वाली थी वो न्यूक्लियस जीनोम से आ रही थी, और जो छोटी थी वो क्लोरोप्लास्ट से आ रही थी, है ना। अब हमारा
क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि वो कहाँ से आ रही है, लार्ज सब यूनिट क्लोरोप्लास्ट में या स्मॉल सब यूनिट न्यूक्लियस में, दोनों लार्ज एंड स्मॉल क्लोरोप्लास्ट में या दोनों लार्ज एंड स्मॉल न्यूक्लियस में, लार्ज न्यूक्लियस में स्मॉल क्लोरोप्लास्ट में। डन, होपफुली पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, चलिए इसको देखते हैं। फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फोटो रेस्पिरेशन। मैंने कल क्या बताया था, फोटो रेस्पिरेशन किसको कहते हैं, C2 पाथवे को कहते हैं। ओके, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है और मैंने क्या बोला हुआ है, अंडरलाइन वर्ड क्या पूछा है, देखो यहाँ इनकरेक्ट पूछा है। पहला ऑप्शन, फर्स्ट 2 कार्बन कंपाउंड जो सिंथेसाइज हो रहा है बाय द एक्शन ऑफ रुबिस्को इन द क्लोरोप्लास्ट इज ग्लाइकोलेट। वो क्या है, ग्लाइकोलेट है। हम ये कहते हैं 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। चलो देखते हैं ठीक है या नहीं। नाउ ग्लाइकोलेट से अब देखो साथ साथ ना हमेशा ये लिख के रखा करो कौन एग्जिट कर रहा है वो, ताकि आपके माइंड में करेक्टली बना रहे कि जो ग्लाइकोलेट है वो यहाँ से निकल के इसमें जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट से इसमें जा रहा है। ये तो ठीक है, ये करेक्ट है। और हमसे करेक्ट नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट। इधर बी लिखा है ना, इसको हटा दो क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है। इधर बी लिखा है, इसे भी हटा दो, मतलब हमसे इनकरेक्ट पूछा था और हम करेक्ट बोल रहे हैं। देखो अब इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, दैट मीन्स ए स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और बस वो इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि सिर्फ ग्लाइकोलेट लिख दिया है, ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट लिखना था। ग्लाइकोलेट जो सिंथेसाइज हो रहा है वो एंटर द क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से इसमें, पहले तो ये बताओ डायरेक्ट जंप करेगा क्या, पेरोक्सिसोम कहाँ गया, गलत, तभी तो इनकरेक्ट पूछे ना इन्होंने, इनकरेक्ट हमें चूज करना है। ग्लाइसिन, अच्छा वो जो यहाँ पे बन रहा था वो पेरोक्सिसोम से इसमें जा रहा था, किसमें जा रहा है बेटा, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पेरोक्सिसोम टू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये इससे इधर जा रहा है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, हाँ सही बात है। तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट, इसलिए ये ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन सिंपली ऐसे ही पूछे जाते हैं जितने हमने अभी तक देख लिए। इसके बाद हम एक और सेशन लेंगे जिसमें हम पूरी फोटोसिंथेसिस जो भी हमने पढ़ी है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, डिफरेंट साइकिल्स, अबाउट रुबिस्को, अबाउट आपका जो पिगमेंट्स थे वो वाले सारे मॉलिक्यूल्स, सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारी फोटोसिंथेसिस फिनिश हो गई है। सो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर ऑल्सो, और ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विद द क्वेश्चंस। थैंक यू एवरीवन।